चाहिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। कौन कौन से डाउट है? 21st 21st 20 20 नेक्स्ट 9th 9th 12th 11 हाँ और पार्ट 2 कंप्लीट हो ही गया था, तो पार्ट 3 में भी पूछ लीजिए फिर। लेकिन ये आज हमारी लास्ट क्लास है ना इस वीक की, तो संडे को आप लोगों का टेस्ट है, 1 घंटे का ही है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर होगा। तो डीपीपी करें क्या आज? चलिए डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। अच्छा, इसका भी तो दिया था ना मैंने आपको, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 किया है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चन थे। सर सेकंड वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना। अच्छा बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड एज शॉन, यानी एक अलोंग द एक्स एक्सिस रखा है, ये P2 है और ये इसका सेंटर C है, और किसी पोजीशन R के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ ये इसके अलोंग रखा है। ये P1 है और यहाँ से इसके सेंटर की और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है R है, और ये जो एंगल यहाँ बना रहा है ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन दिस डाइपोल्स विल बी। हमें इंटरेक्शन एनर्जी बताना है, क्या होगी? तो यहाँ देखिए आप कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और एक इस लाइन इसके आर के अलोंग रखा हुआ है, और इस आर और इस P2 के बीच में एंगल यहाँ थीटा दिया हुआ है। हमारे पास में पोटेंशियल क्या होती है? U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसकी वजह से यहाँ ई निकाल लेते हैं, इनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल आ जाएगी। तो आप देखो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा इधर की तरफ, तो ये कंपोनेंट होगा इधर P2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगा P2 sin थीटा, यानी कि इसके इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये होगा P2 sin थीटा। हमें मालूम है कि इस P2 cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है ना, और एक और इसकी वजह से इधर होता है। तो आप यहाँ देखो कि अगर P वेक्टर डॉट ई वेक्टर करेंगे, यानी इस कंपोनेंट का वजह से तो जीरो ही हो गया, क्योंकि ये P1 के क्या परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से मिलेगा। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना मिलता है अपने को, 2K P2 cos थीटा बाई R क्यूब, और ये P1 है, तो यानी इनकी इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी -P1 और ये E हो जाएगा। तो 2K P2 cos थीटा बाई R क्यूब, यही आंसर है। क्या हमें मालूम है कि K की वैल्यू क्या हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और इस कंपोनेंट की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि P1 इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अबव uniformly charged non-conducting sheet is E. If the non-conducting sheet is now replaced by conducting sheet with charge same as above, the new electric field at the same point. तो हमारे पास में एक शीट है, मान लेते हैं कि ये शीट है जो कि इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा होगा, है ना, ये इनफाइनाइट है लेकिन, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने को दिया हुआ है, वो ई है इसके, है ना। अब इसको कहा कि अगर ये कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, तो मान लेते हैं पहले इस शीट पर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है मान लो, और इसका एरिया जो है वो ए है, पहली इस चीज को समझ लेते हैं। अब ये तो मैं मानता हूँ कि यहाँ जो शीट है उसको इनफाइनाइट मान रहे हैं हम लोग, है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट ही मान के करेंगे। तो इनफाइनाइट भी अगर है तो इसका एरिया मैंने मान लिया कि ए है, वैसे इनफाइनाइट लार्ज एरिया भी क्या होगा, लार्ज ही होगा। तो इस पे मान लो टोटल जो चार्ज है क्यू है, तो इस केस में इस पर अगर आप सिग्मा निकालोगे तो क्या मिलेगा, क्यू बाई ए मिलेगा। तो यहाँ जो आपको ये मिलेगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2, यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऐसे। आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नॉन कंडक्टिंग था, अब इसको कंडक्टिंग कर दिया, तो सीधी सी बात है कंडक्टिंग करने पर क्या होता है, वैसे तो कॉन्सेप्ट रह गया था लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, कि जब भी कंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ चार्ज हो जाएगा Q/2, और ये इनफाइनाइट ही है, और इधर ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, और इधर भी हो जाएगा Q/2। क्यों हो जाएगा वो यही समझा देता हूँ, आगे भी और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा आज मैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि मेटल का है ना। तो ये एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, यानी इस पे भी चार्ज कितना हो गया, Q/2 हो जाएगा इस प्लेन पे भी। तो टोटल चार्ज पहले क्यू था, सेम चार्ज यहाँ रखा हमने एक तरह से, है ना, इसको कंडक्टिंग बना दिया बस। तो Q/2 चला गया, तो आधा आधा क्यों चला गया, क्योंकि क्योंकि दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह से उधर होगा। तो दोनों का मिला के नेट क्या होना चाहिए, इनसाइड जीरो आना चाहिए ना, यानी ई इनसाइड मेटल है का है ये, क्योंकि कंडक्टिंग शीट बोल रहा है, ठीक है। तो Q/2 हो गया। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम लोग यहाँ, मैंने मान लिया कि ये हो जाता है मान लो ए डैश। अब इस प्लेन की वजह से भी देखेंगे, इस प्लेन की वजह से भी देखेंगे, दोनों का एरिया क्या है, यहाँ ए है, क्योंकि ऐसे प्लेन रखिए ना, ये पूरा एक प्लेन ही है ना, पूरा शीट ऐसे रखा, तो एक प्लेन सरफेस इसका ये वाला है, और एक प्लेन सरफेस ये वाला है। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसकी वजह से आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपने को क्या मिलेगी यहाँ, तो वो इसी फॉर्मूले में रखो, आप क्या आ जाएगा, Q/2/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उधर ही होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी उधर ही होगा, तो प्लस Q/2/2A एप्सिलॉन नॉट, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा, Q/A एप्सिलॉन नॉट, जो आंसर क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है कि हमें
एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, और ये सेंटर, कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर, और यहाँ ये इधर इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है। इसने इनके बीच की डिस्टेंस तो नहीं दिया है, वो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे अभी क्या होगा। लेकिन यहाँ एक, यहाँ से इसने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ए पॉइंट पर वो जाके टच कर रहा है इसको, है ना। यानी यहाँ से डिस्टेंस आर है, यानी एक तरह से पी और ए के बीच की डिस्टेंस अपने को आर दिया है, और ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि सॉलिड है पूरा। तो क्या पूछ रहा आपने से ये, डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर as shown in the diagram, the net potential at point A lying on the surface of the sphere पूछ रहा है। तो पॉइंट ए पर अपने को पोटेंशियल बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, वापस ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये रुका हुआ है, तो यानी स्टेशनरी कंडीशन में बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होना। अब अपने को तो बताना है कि यहाँ पोटेंशियल कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जब हमें पता चल गया कि सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, या इस पॉइंट का भी सेम होगा, सब जगह का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ सेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। अब सेंटर पर क्यों निकाल रहा हूँ, पहले यहाँ क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ निकालना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन यहाँ निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि मान लो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, या मान लो चार्जेस अगर इंड्यूस होते भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ चार्ज डेवलप होंगे। सारे चार्ज कहाँ होंगे, आउटर सरफेस पर होंगे। तो आउटर सरफेस में अगर चार्जेस होंगे, तो इसका मतलब है कि सब जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। राउटर सरफेसेस को होने अगर चार्जेस है, तो इसका मतलब आप देखोगे क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज अगर नहीं है तो अगर चार्ज डेवलप भी होंगे, तो इधर मान लो माइनस हुआ तो इधर क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। तो उन सबका जितना नेगेटिव डेवलप होगा उतना पॉजिटिव डेवलप होगा, तो उन सबका सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ना। क्योंकि यहाँ से समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, यहाँ से भी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही होगी, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा यहाँ। तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ से जब लाइट ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेगी, तो परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी। इसका मतलब यहाँ से बाहर जाने का मतलब है कि इधर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव होगा। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इधर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो लेकिन जितना चार्ज यहाँ डेवलप होगा माइनस क्यू, उतना ही प्लस क्यू यहाँ डेवलप होगा, तो नेट चार्ज तो जीरो ही है। और सेंटर के लिए अगर आप देखो, तो जो चार्ज यहाँ देख रहे हो, तो सब सब सारे पॉइंट चार्जेस की डिस्टेंस यहाँ से क्या है, इक्वल है। उसी तरह यहाँ से भी इक्वल है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंड्यूस चार्जेस की वजह से जीरो। यानी सिर्फ यहाँ पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेगा, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से अगर मिलेगा तो 90 डिग्री है, तो अगर ये डिस्टेंस की मैं बात करूँ, तो डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मुझे, डी। यानी डी डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे पास में। अच्छा, ये एंगल क्या दिया इसने, ये फाई एंगल दिया ना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये देखो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यानी आर बाई डी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस फाई। यानी हमारे पास में डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, आर बाई कॉस फाई। और ये डी मुझे पता है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो आ जाएगा हमारे पास में V इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, लेकिन ये वाला आर नहीं है यहाँ, इसलिए है ना, तो यहाँ ये इसको आर डैश मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डी क्या है, यहाँ आर डैश है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, तो हो जाएगा के पी कॉस स्क्वायर फाई बाई आर स्क्वायर।
ये आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल भी है तो यहाँ का पोटेंशियल भी वही होगा, यानी सेंटर का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ सेम होगा। तो वी इक्वल टू वी सी इक्वल टू क्या होगा, वी, क्यों, क्योंकि सब जगह पोटेंशियल क्या होगा यहाँ, सरफेस और अंदर की साइड सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ का भी आंसर क्या आ जाएगा, यानी ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के पी कॉस स्क्वायर स्क्वायर। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है दरअसल। क्वेश्चन नंबर 20। 2 identical charged spheres suspended from a common point। ये क्लास में करवा देता है क्वेश्चन तो मैंने, ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है यार 20 तो। चलो फिर से बताता हूँ, बताया हुआ है तो। टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो ये इस तरह से सस्पेंडेड है यहाँ, by two light strings of length L are initially at a distance D, लेकिन दिया है कि D लेस देन स्मॉल एल है, apart due to their mutual repulsion, the charges begin to leak from both the spheres at constant rate. As a result, the spheres approach each other with velocity v, यानी अप्रोच वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है v। If x denotes the distance between the spheres, the v varies as। तो इसमें क्या हो रहा है दरअसल यहाँ, ये हमारे पास में एक सिस्टम दिया हुआ है, ये दोनों आइडेंटिकल है और दोनों पे चार्ज सेम दिया हुआ है। इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे भी चार्ज क्यू है, और ये चार्ज धीरे धीरे लीक करने लगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये मूव करने शुरू करेंगे, ऐसे पास आएंगे दोनों, ऐसे पास आ रहे होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि डी काफी स्मॉल है तो इसका मतलब एक्स भी काफी स्मॉल होगा, तो थीटा क्या होगा, काफी स्मॉल होगा। तो साइन थीटा थीटा और टेन थीटा को लिख लेंगे, अल्टीमेटली थीटा ही लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसकी वजह से इसका फोर्स क्या हो रहा है यहाँ, इसका मतलब देखो ये कह रहा है कि वी से आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स क्या है, हर हर इंस्टेंट पर जीरो ही है। तो यहाँ आप देखोगे एफ इसको इधर की तरफ लग रहा है, यहाँ इसको टी लग रहा है, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना होगा थीटा, वर्टिकल में जाएगा ये टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा ये टी साइन थीटा, और डाउनवर्ड क्या मिलेगा आपको यहाँ एम जी। तो यानी हमारे पास आ गया टी कॉस थीटा इक्वल टू तो एम जी है, और टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास में एफ है, तो एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के क्यू स्क्वायर बाई। तो ये अभी डी दिया हुआ है तो मैं किसी इंस्टेंट एक्स की बात कर लेता हूँ, तो मान लेते हैं कि ये एक्स ही है, तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 इज डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो ये ऑलमोस्ट ये भी क्या है, एल ही है, क्योंकि थीटा काफी स्मॉल है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू, हमारे पास ये आ जाएगा एफ बाई, यानी के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। तो हम लोग यहाँ इसको लिख देंगे ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बाई टू एल इक्वल टू के बाई एम जी क्यू स्क्वायर। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
Q is directly proportional to x टू पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/2 x टू पावर हाफ dx/dt, यानी dx/dt क्या है हमारे पास में, v है ना, ये dx/dt क्या है यहाँ, v, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, dx/dt भी कांस्टेंट, तो dq/dt भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास इसके प्रोपोर्शनल आ गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। अब अपने को दिया हुआ है एसिडिफाइड वाटर फ्रॉम सर्टेन रिजर्वायर केप्ट एट पोटेंशियल V falls in the form of small droplets each of radius r through a hole into a hollow conducting sphere of radius a। तो एक hollow conducting sphere है, तो ये इस तरह से रखा हुआ है यहाँ, और ये ड्रॉप यहाँ से गिर रहे हैं, मान लो इसमें कह रहा है कि एसिडिफाइड वाटर फ्रॉम सर्टेन रिजर्वायर केप्ट एट पोटेंशियल V falls in the form of small droplets each of radius r। हर एक ड्रॉपलेट की जो रेडियस है वो r दिया हुआ है, थ्रू a hole into hollow conducting sphere of radius a, यानी इसकी रेडियस अपने को a दिया हुआ है। The sphere is insulated and is initially at zero potential if the drops continue to fall until the sphere is half full, यानी यहाँ तक ये इसमें ये लिक्विड आ जाता है। पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय द स्फीयर इज, हमें बताना है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो भी ड्रॉप आएगी हर एक का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ हर एक पोटेंशियल, हर एक ड्रॉप का v पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एसिडिफाइड वाटर फ्रॉम सर्टेन रिजर्वायर केप्ट एट कांस्टेंट एट पोटेंशियल v, kept at potential V falls in the form of small droplets, इनकी रेडियस इसने दिया हुआ है। तो यहाँ कितना चार्ज आया हुआ है इस पे, क्योंकि अब ये कंडक्टर है तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। फिर हमें, है ना, क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो हर एक बूंद आ रही है, तो हर एक मान लो टोटल यहाँ कितना वॉल्यूम हो गया इसका, तो और हर एक बूंद का अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम कितना होगा यहाँ, तो मान लो एन, अगर मान लो ड्रॉप आती है तो एन 4/3 πr³ इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आप, 2/3 πa³। तो हमारे पास में हर एक बूंद का पोटेंशियल भी दिया हुआ है, v है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, k/q/r लिखेंगे, यानी q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, v r/k, आपको k पता है 1/4πε0 है, तो यानी टोटल चार्ज इस पे कितना आ गया, n इंटू क्यू आ जाएगा ना, ये टोटल चार्ज आ गया। यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया इसका, v डैश इक्वल टू k/q/a ना, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, तो k/n/a, और n की वैल्यू यहाँ से रखी देंगे हम लोग, तो v डैश इक्वल टू आ गया k, अब देखो यहाँ के क्यू की वैल्यू तो यहाँ से रख देंगे, के क्यू की वैल्यू कितनी होगी, v r/n/a, n की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, कितना आ रहा है वहां से देखो आप, तो हो जाएगा v r/a × n हो जाएगा, देखो यहाँ से कितना हो गया, 2 रह जाएगा ये, तो n की वैल्यू आ जाएगी a³
2r क्यूब। तुम्हारे पास आ गया आंसर बी डैश इक्वल टू चार कट जाएगा तो बी ए स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। ये नहीं आ रहा है क्या आंसर? तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस तरह से करना था। ये हो गया हमारे पास में। और अब बताइए उसका कर लें एक्सरसाइज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। एक्सरसाइज 3 का क्या क्या हो गया था? पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गए थे ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का? हम्म, हाँ सर। हो गया था ना। उसका पार्ट 3 करें? पार्ट 3 कर लिया आप लोगों ने उसका? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है तो डिस्कस कर लें फिर उसको ना। बताइए। बताइए क्या क्या। सर पार्ट 3 लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। हाँ सर। अच्छा पूरा डिस्कस कर लिया था मैंने पार्ट 3। चलिए पार्ट 4 करें फिर। हम्म, पार्ट 4 किया आप लोगों ने? अगर नहीं किया तो बोल दो ना नहीं किया है। नहीं सर। नहीं किया। तो क्या क्या वो बताओ फिर। डीपीपी कर लिया था? हाँ सर। तो डीपीपी कौन सा रहेगा? हम्म, A8। 8 ना। बताइए। थर्ड। थर्ड। एथ। 8। नाइन्थ का सेकेंड पार्ट। 9 का फर्स्ट। सेकंड। और और कौन सा बताना है? वन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1। A ring of radius r lies in a vertical plane। एक रिंग अपने को दिया हुआ है जो कि वर्टिकल प्लेन में a bead of mass m can move along the ring without friction। Initially the bead is at rest at the bottommost point on the ring। The minimum constant horizontal speed v with which the ring must be pulled
so that the bead completes the vertical circle. तो इसकी जो रेडियस है रिंग की वार दिया हुआ है और बीड का जो मास है m दिया है, हमें रिंग की मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि यह सर्कल कंप्लीट कर ले। तो होगा क्या, दरअसल यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि अगर मान लो कोई बीड रिंग के अंदर है या कोई पार्टिकल रोड से अटैच है, तो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ कितनी चाहिए कि सर्कल कंप्लीट कर ले, तो वो आता है √4GR। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ था कि अगर इसको वेलोसिटी मान लो हमने v दिया, तो अभी यह आप देख रहे हो कि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी रेस्ट पर ही था, नहीं सॉरी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर ही है, लेकिन जैसे वेलोसिटी इसको देंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर क्या आ जाएगी, इधर पीछे की तरफ v आ जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ विद रेस्पेक्ट टू रिंग। तो जब रिंग के रेस्पेक्ट में हम लोग जाएंगे तो रिंग तो रेस्ट पर आ गया, लेकिन इस बीट को वेलोसिटी इधर क्या मिल जाएगी, v। तो अपने को जस्ट यहाँ पहुंचाना है, उसके करस्पॉन्डिंग भी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 4GR होना चाहिए। तो यही आंसर है, वो याद रखना था आपको। यहाँ आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, क्योंकि इस केस में यहाँ पहुंचने के लिए इसका मतलब ये मानना है कि कहीं इसमें टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जस्ट वेलोसिटी क्या होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है यहाँ हमारे पास में सी पॉइंट है, यहाँ जो वेलोसिटी इसकी वीसी है, दरअसल वो वीसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो एनर्जी कंजर्व करवा दो आप, तो ये आपको √4GR आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। A block of mass 1 kg is placed on a smooth surface and is connected with a spring of spring constant K। हमारे पास में ये सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100 Nm/m है और ये स्मूथ सरफेस पर है, ये पॉइंट O है। ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed on a smooth surface and is connected with a spring constant K equal to 100 Nm/m, and another end of a spring is connected to a fixed ball as shown. The block is pulled by distance 0.1 meter from its natural length and released। यानी इसको यहाँ से लाके यहाँ छोड़ दिया, यानी ये क्या हो गया, इसका राइट एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि जब इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव होता है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से इमीडिएटली वेलोसिटी नहीं आती है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो। और ये हो गया एक तरह से a इक्वल टू 0.1 मीटर, यानी इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया, ये इसका x0 है और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है x इक्वल टू 0 पर, जो नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग। इस केस में कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड बताओ, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 0.1 मीटर, वो फाइंड करेंगे। फिर कह रहा है टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 0.05, यानी a/2 कितना होगा। पहले बी पार्ट में कह रहा है कि a चलेगा तो कितना होगा, बी पार्ट में कह रहा है कि a/2 चलेगा तो इतना टाइम होगा। फिर ये कह रहा है टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 0.05 मीटर, यानी a/2 चलेगा तो π/30 सेकंड होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ है, तो ये राइट एक्सट्रीम पर है। जब यहाँ आएगा तो इसकी अपनी वेलोसिटी भी होगी, है ना। और यहाँ कितना टाइम लगेगा, नहीं ये डिस्टेंस कितना यहाँ से a/2 यहाँ चला a/2 तो भी फाइंड कर